ने आपको बता दिया था, राइट। तो जब नेशनल इनकम हम निकालेंगे तो हमारे पास दो तरीके से हमारे पास उसकी वर्किंग होगी। एक हमारे पास क्या होगा, जीडीपी हम निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिकली हमारी इकोनॉमिक में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर हम उसमें नेशनल इनकम को, फॉरेन इनकम को, जो फॉरेन से पैसे आए हैं उसको भी हम जोड़ेंगे, तो उसे हम बोलते हैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नफीफा, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी पहले समझते हैं हम किसे बोलते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी as used in national accounting has a specific meaning and is much bigger than political frontier of a country according to United Nation. डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन, मतलब हम किस किस एरिया को कवरेज करेंगे। पॉलिटिकल डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स political frontiers, geographical territory includes territorial water and air space, for example telecommunication services produced by Reliance Communication in India। अब देखो पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंडिया का हमारे पास क्या है, एक मैप बनता है। तो एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गई है ना, एक तो क्या हो गया हमारे पास, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। उसके बाद जो एयर स्पेस इंडिया का होगा उसको भी लेंगे। क्या मैंने बोला, एयर स्पेस को भी कवर करेंगे। एम्बेसीज कंसल्ट्स मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वन लोकेटेड विद पॉलिटिकल फ्रंटियर। फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एम्बेसी हैं, अभी हम इस चैप्टर को किस एंगल से कर रहे हैं, नेशनल इनकम के एंगल से। तो जो एम्बेसीज हैं तो इंडिया की, और वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं बताओ, अदर कंट्रीज में, यूएस में, चाइना में, रशिया में। तो वो लोग वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी उनकी, उसको भी हम अपनी नेशनल इनकम का पार्ट मानेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे हैं। शिप, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयर इंडिया between Singapore and Japan are part of a domestic territory of India. Fishing vessels, oil and natural gas rigs, etc. operated by residents in the international water or other areas over the country enjoy exclusive right. For example, research project undertaken by Indian government in international water of Indian Ocean is a part of domestic territory of India. मतलब कुल मिला के डेफिनेशन इस एंगल से पढ़ाई जा रही है हमको कि जो भी नेशनल इनकम हमारे पर्सन के थ्रू किसी भी टेरिटरी में होगी उसको हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानेंगे। क्लियर? अब इम्प्लीकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट आर बेसिकली मेजर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। There are two categories of national income aggregate, domestic and national, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, एग्रीगेट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जीडीपी एक एग्रीगेट है, यस और नो। जीएनपी एक दूसरा एग्रीगेट है, फिर एनडीपी दूसरा एग्रीगेट है, एनएनपी। इस तरीके से हमारे पास कितने एग्रीगेट्स है बताओ, हमने कितने एग्रीगेट्स किए थे, 8 एग्रीगेट्स, 8 टोटल वी हैव 8 एग्रीगेट्स। इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हमारे पास 8 एग्रीगेट्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है। प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर सम एग्जाम्पल। वी विल लर्न मोर अबाउट इम्प्लीकेशन आफ्टर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट। यानी इस तरीके के सारे एग्रीगेट्स को हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर? बोलो। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, रेजिडेंट ऑफ कंट्री का। अब रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है बताइए। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है कि आप रेजिडेंट की इनकम ही तो कैलकुलेट करोगे जो यहाँ का रेजिडेंट है ही नहीं, है ना, जो यहाँ पर्सन रहता तो है, कुछ दिन आया चला गया, लेकिन
उसकी इनकम को हम इंडिया का पार्ट नहीं मान सकते, तो उसकी इनकम हम नहीं लेंगे। दैट इज़ वाई रेजिडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं रेजिडेंट को किस तरीके से देखा गया है। देखें, देखो लिखा हुआ है नेशनल इनकम हैज बीन डिफाइंड एज सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नेशनल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। Thus, the national resident is an important concept in national income. A national resident is said to be a person or an institution who ordinarily reside or is located in a country and whose center of economic interest lies in that country. इंडिया में रहता है एक बात, या उसकी जो इनकम है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो इंडिया से ही जुड़ी हुई है, यहाँ से डिपेंड है। Thus, there are two conditions to become normal resident of a country. That is, his or her and institutions stay in India should be more than a year. मतलब नॉर्मली देखा जाए यहाँ पे तो इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है, वो तो सीधा कहता है कि अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा हो प्रीवियस ईयर में, पिछले 12 महीनों में, तो उसको हम रेजिडेंट मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स हम पढ़ नहीं रहे, तो ये लिटरल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, स्टे इन ए कंट्री मोर देन अ ईयर, नॉर्मली साल से ज़्यादा रहता है, और इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक। और वो रहता किस लिए बताओ, उसका पर्पस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। क्लियर? द रेजिडेंट कैरी आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्म्स रेजिडेंट एंड सिटीजन। अच्छा, एक चीज पहले आपसे पूछ लेता हूं, क्या आपको रेजिडेंट और सिटीजन का डिफरेंस पता है? बोलो। देखो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेगा ये कह रहा है अ पर्सन इज सिटीजन और नेशनल ऑफ अ कंट्री इन विच ही इज बॉर्न और सिटीजनशिप इज अलाउड। कभी कभी ऐसा होता है एक पर्सन के पास कई कंट्री की सिटीजनशिप होती है ना। A person is citizen or national of a country in which he is born or citizenship is allowed on some legal criterion. A person is treated as a resident of a country on the basis of economic criterion discussed above. लेकिन रेजिडेंट हम कब मानते हैं, जब कोई पर्टिकुलर वो क्या सेटिस्फाई करे, कंडीशन। जैसे इंडिया में नॉर्मली क्या कहा जाता है, कम से कम 182 डेज आप इंडिया में रहें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर? आगे देखो, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ सम अदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल हैव सेटल्ड इन यूएस इंग्लैंड एज अ रेजिडेंट and not as nationals as these country. For India, they are non-resident but are Indian national. वो सिटीजन तो इंडिया के ही हुए ना, बट अब रेजिडेंट कहाँ के हो गए बताओ, जहां वो सेटल हो गए। क्लियर? अब चैप्टर हमें ये कह रहा है, चैप्टर हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमारे एंगल से इसका इम्प्लीकेशन क्या है, रेजिडेंट होने का और ना होने का, हमें चैप्टर से क्या मतलब है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ अ रेजिडेंट ऑफ अ इकोनॉमिक टेरिटरी इज नेशनल प्रोडक्ट। इंडिया की टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो तो हमारी इंडिया का ही है। जीएनपी एनएनपी आर सम एग्जाम्पल। जीएनपी एनएनपी मतलब बताओ, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों ही किस पे हैं, ये दोनों ही एक एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेजिडेंट नॉर्मल इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर परफॉर्म्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। In comparison, domestic product include production activity of the production unit located in the economic territory, irrespective of whether carried out in the resident or not. हम जब अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैलकुलेशन में करेंगे तो हमें किससे मतलब है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी से, हमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? हम दोनों की इनकम को मतलब लेंगे। क्लियर? बताओ। अब अगर हमें रेजिडेंट समझ में आ जाता है तब तो हमें नॉन रेजिडेंट आराम से समझ में आ जाएगा। अगर हमें रेजिडेंट समझ में आ गया तो नॉन रेजिडेंट समझना तो और भी आसान है। करें नॉन रेजिडेंट का मतलब, तो जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे
तो हमें रेजिडेंट का मतलब पता हो गया, और अगर हमें रेजिडेंट का मतलब पता चल गया तो नॉन रेजिडेंट उसका अपोजिट हो गया। तो हम ये जान लेते हैं इस चैप्टर के लिए नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए कि नॉन रेजिडेंट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। क्लियर? नॉन रेजिडेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो देखो इसमें क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फर्स्ट देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF आर नॉट ट्रीटेड रेजिडेंट इन एनी कंट्री but of international area. These are non-resident organization for the country in which these are situated. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबके लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट है। कोई भी कंट्री इसको क्या नहीं मानेगी? रेजिडेंट नहीं मानेगी। क्लियर? तो अगर कोई इनकम यहां से आती है, यहां जनरेट होती है, तो इसको हम क्या मानेंगे? फॉरेन इनकम। ठीक है। सेकंड क्या लिखा है? एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंपल सी बात है, अब जब इंस्टीट्यूशंस को नहीं माना, जब इंस्टीट्यूशन को ही नहीं माना, तो इन लोगों के जो एम्प्लॉइज होंगे उनको भी कंसीडर क्या करेंगे? जरा देखते हैं क्या लिखा है। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर्ड रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया के किसी पर्सन की WHO में जॉब लग गई तो वो उसकी इनकम को हम कहाँ की इनकम मानेंगे? जहां का वो रेजिडेंट है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी इनकम तो यही भेजता होगा ना। क्लियर? वर्कर, थर्ड देखो, वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस बॉर्डर रेगुलरली। अब देखो पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, श्रीलंका का बॉर्डर, वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। क्यों? मछली का काम करते हैं या गाय भैंस कुछ ऐसा काम करते हैं जिनको उनसे बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ रहा है। टू वर्क इन द गिवन कंट्री दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव एंड नॉट द रेजिडेंट ऑफ कंट्री वेयर दे वर्क। क्लियर हो गया भाई? जहां के वो हैं वहां की इनकम में काउंट होगा। अब बॉर्डर क्रॉस कर गए तो जरूर थोड़ी ना वहां की इनकम में उनकी इनकम काउंट हो जाएगी। क्लियर? फॉरेन विजिटर के लिए क्या लिखा हुआ है देखो। फॉरेन विजिटर और ट्रेवलर्स विजिटिंग इन द गिवन कंट्री फॉर स्टडीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिक्रिएशन और टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, कल्चर इवेंट एक्सेट्रा, दीज आर नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विजिटिंग। बिल्कुल सी बात है। अभी IPL इंडिया में चल रहा है, सब लोग डर गए, IPL के खिलाड़ी अपने अपने देश जाने की सोच रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, वो क्रिकेटर जिस कंट्री का होगा, यहां से मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज लेके जाएगा, तो उसकी इनकम कहाँ काउंट होगी? जिस कंट्री का वो है। इंडिया की थोड़ी ना मान लेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है जब हम क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। ऐसा थोड़ी ना उसकी इनकम भी मेरी, मेरी इनकम भी मेरी। भाई वो जहां का है वहां की इनकम में जुड़ेगा। क्लियर? फिफ्थ देखो क्या कहता है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर ऑफ फॉरेन आर्म फोर्सेज लोकेटेड इन गिवन कंट्री। इसको हम क्या मान रहे हैं? नॉन रेजिडेंट मान रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जांपल्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन एग्जाम्पल की लिस्ट में लिखा हुआ है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज और मेंबर फॉरेन आर्म फोर्सेज लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। द क्रू ऑफ फॉरेन शिप, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा को हम क्या मान रहे हैं? बताओ, नॉन रेजिडेंट। क्लियर? तो ये चीजें हमें याद रखनी है वाइल वी कैलकुलेट व्हाट। बताओ, इनकम एंड रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इस तरीके से एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते हैं। हम इसमें से निकालेंगे नॉन रेजिडेंट कौन कौन से, मतलब किसकी इनकम को हम नहीं काउंट करेंगे। करें स्टार्ट इसकी प्रैक्टिस। देखो इसको मैं ना कर लेता हूं, अब करते हैं। पहला, फर्स्ट आप बताओ, इंडियन ऑफिशियल बंदा है, वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना में काम करता है। बताओ, इंडियन ऑफिशियल का बंदा वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन चाइना, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? ये रेजिडेंट है। हम है तो हमारा ही पर्सन, आएगा तो इंडिया में। ठीक है, क्लियर। सेकंड देखो, एन अमेरिकन टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months ओनली, सिर्फ 2 महीने ही रहा है, नॉन रेजिडेंट। इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच,
ये भी आसान है। क्या लिखा हुआ है? ये तो रेजिडेंट है। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? इंडियन, इंडिया का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है मैच देखने, इंडिया का रेजिडेंट, ठीक है, ध्यान से करना है। इंडियन एम्प्लॉय, वर्ड एम्प्लॉय आया हुआ है, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। ये तो बहुत ही आसान है। नहीं, तुम ऐसे नहीं करना, देखो ध्यान से। WHO का नाम लेते थोड़ी ना वो नॉन रेजिडेंट हो गया। पूरा सेंटेंस देखो, इंडिया का एम्प्लॉय है, इंडिया से मेरी जॉब लग गई WHO में, और WHO कहाँ है? इंडिया में ही है। अरे भाई, तो मैं घर अपने वापस आऊंगा, रेजिडेंट। फिफ्थ, अमेरिकन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द कॉमनवेल्थ गेम। ध्यान से समझो, बताओ, नॉन रेजिडेंट है। वेरी गुड। सिक्स देखो, इंडियन गोइंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट टू US। ध्यान से समझो, बहुत लोग जाते हैं US इलाज कर रहे, संजय दत्त अभी गया था। क्या है ये? हाँ, ये सिक्स वाला रेजिडेंट है हमारे कंट्री का। नेक्स्ट, इंडियन वर्कर एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल ऑन डेली वेजेस एंड क्रॉसिंग इनटू इंडियन टेरिटरी एवरी वीक। बताओ, अरे क्रॉस कर रहा है तो क्या हुआ, वापस तो घर आएगा ना, ठीक है। एन अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग। बताओ, नॉन रेजिडेंट हमारे लिए मीटिंग अटेंड करने आ रहा है तो अमेरिका का। क्लियर। इंडियन वर्किंग इन USA एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया का है, USA की एम्बेसी में काम कर रहा है तो इंडिया के लिए करेगा ना, है ना? यस। टेंथ बताओ, स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज। रेजिडेंट क्यों? टेंथ रेजिडेंट क्यों, जल्दी बताओ। क्योंकि पढ़ने के लिए गया है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं है, चाहे भले वो 3 साल वहां पढ़े। क्लियर? बोलो, वेरी गुड। देखो हेडिंग क्या कह रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री कितनी है, तो हम ये समझ जाएंगे हमें इनकम कहाँ तक की लेनी है, तो उससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स units located in the economic territory irrespective of the fact whether carried out by resident or non-resident. The monetary value of domestic product is termed as domestic income. बात समझ में आती है यहाँ पे? हाँ, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमें ये पता रहेगा कि नेशनल कौन है, रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट, तो हम ये निकाल पाएंगे कि नेशनल इनकम कौन सी है और बताओ डोमेस्टिक इनकम कौन सी है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर परफॉर्म विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड। क्योंकि सिर्फ यहाँ बाउंड्री नहीं लेना, यहाँ ये लेना है कि हमारा सिटीजन की इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो रही है। क्लियर? The monetary value of national product is termed as national income. Clear? नेक्स्ट हमारे पास आ गया फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस एग्रीगेट जब हम करेंगे, जब हम एग्रीगेट्स निकालेंगे GDP, GNP, NNP, तो वहां पे एक चीज होगी, या तो वो कैलकुलेट करवाएगा एट फैक्टर कॉस्ट, या दूसरा क्या करवाएगा बताओ, मार्केट प्राइस। दोनों के डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? दोनों में डिफरेंस क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया था ना बेसिक क्लास में, याद है अपने नोट से? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों के बीच में गैप है। तो पहले देखते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट देखते हैं क्या है। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू, फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉर्म टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद है हमने एक चैप्टर किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, याद आ रहा है आपको? जिसमें हमने पढ़ा था ये सारे इनपुट्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है? इनपुट्स हैं, इनसे हमारा प्रोडक्शन होता है। फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट बिकॉज इट इज कॉस्ट ऑफ
प्रोड्यूसर फर्म टूवर्ड्स तो ये सब क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ये प्रोडक्शन के लिए क्या है, ये इनपुट है। इनके बिना आप सर्विस या गुड्स को रेंडर कर ही नहीं सकते। जैसे लैंड, लेबर, टेक कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट बिकॉज इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म टूवर्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, रेंट। और इनको हम देते क्या है, इनकी रिटर्न में हम लोग क्या देते हैं, या तो रेंट या वेजेस या प्रॉफिट। ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट। अब जितने में आपकी लागत लगी है, जितने रुपए में आपका सामान बिका है, उतने में तो आप सेल नहीं करोगे, बोलो यस और नो। उसमें आप कुछ प्रॉफिट ऐड करोगे। तो मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ कमोडिटी इज सोल्ड इन द मार्केट, इट इज द प्राइस व्हाट द बायर पे फॉर कमोडिटी। यानी इसमें कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं कॉस्ट के अलावा। मार्केट प्राइस इज सम टोटल फैक्टर कॉस्ट एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बात बोली इसने, क्या चीज जुड़ी हुई है इसमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी एमपी किन दोनों का सम है बताओ, एमपी में क्या क्या जुड़ा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या चीज लेते हैं, ऐसा क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, ऑल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, लाइसेंसिंग फी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स are some examples of indirect taxes. Before the introduction of GST, these taxes raise the price of goods and services produced. These are called indirect because burden of these, बताया था ना मैंने, burden transfer हो सकता है। These taxes shifted to buyer although the responsibility of paying tax is of, किसकी होती है ये, प्रोडक्शन यूनिट। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो सारे टैक्स जो गुड्स को बनाने में, गुड्स को डिलीवर करने में, गुड्स को सेल करने में लगते थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद सारे छोटे मोटे टैक्स किस में चले गए, जीएसटी में। अब सर्विस टैक्स नहीं है, एक्साइज नहीं है, कस्टम बहुत जगह से हट गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हट गया, ये सब चीजें। क्लियर हुई बात। तो अगर इनडायरेक्ट, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेना है, हमें जीएसटी लेना है, अगर आपको इनकम टैक्स दिया है तो उसको कंसीडर करोगे नहीं करोगे, ये बताओ। हमें इनडायरेक्ट टैक्स लेना है, हमें कोई भी डायरेक्ट टैक्स का यहां पे नहीं लेना। क्लियर, गुड। सब्सिडी, ये मैंने आपके टेस्ट में भी पूछा था। सब्सिडी देखो क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। एक तरफ गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। तो होना क्या चाहिए, टैक्स माइनस सब्सिडी, नेट इंपैक्ट लेना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, जब भी हम टैक्स की बात करेंगे तो हम नेट टैक्स की बात करेंगे। तो अगर सब्सिडी भी गिवन है, टैक्स भी गिवन है, तो हम नेट इंपैक्ट लेंगे कि हमें नेट कितना टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, देखो सब्सिडीज क्या है, दीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट टू एन enterprise on production of certain commodity or a compensation for selling a good at certain price fixed by the government which is below the open market price। सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोविड-19 का आरटीपीसीआर का टेस्ट 1200 रुपीज में है तो हम आपको 1200 रुपए की जगह 1000 रुपए में प्रोवाइड करा देंगे। तो 200 की क्या मिल गई हमको बताओ, सब्सिडी या सब्सिडाइज रेट। ठीक है, सम काइंड ऑफ सब्सिडीज क्या है, किस टाइप की सब्सिडी गवर्नमेंट दे सकती है। देखो पहला, एज कंपनसेशन फॉर सेलिंग गुड्स बिलो ओपन मार्केट प्राइस, कि चलो आप मार्केट से सस्ते में खरीद बेच लो। टू इनकरेज एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट कह रही है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो, हम हेल्प करेंगे। टू इनकरेज एम्प्लॉयमेंट, सब्सिडीज रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, बिल्कुल। टैक्स से गुड्स का प्राइस बढ़ेगा घटेगा, टैक्स से बढ़ेगा और सब्सिडी से घटेगा। अगर एलपीजी सिलेंडर में गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो एलपीजी सिलेंडर क्या पड़ेगा हमको,
सस्ता पड़ेगा. सब्सिडीज रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर कैलकुलेटेड टू नो नेट इम्पैक्ट ऑन टैक्सेस ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्सिडीज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो कह रहा है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बारे में. ये तो हम समझ भी गए थोड़ा सा, अभी रेजिडेंट हमने पढ़ा. डोमेस्टिक इनकम विद इन द बाउंड्री, नेशनल इनकम जो हमारी इनकम बनती है चाहे वो भले आउटसाइड इंडिया डिराइव हुई हो. क्लियर. बोलो. देखो अब नेक्स्ट पैरा क्या कहता है. 3.7.1 डोमेस्टिक इनकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या हुआ, इसको शॉर्ट में बोलो. एन बोलो डी पी एट एफ सी. क्लियर. हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एन डी पी एट एफ सी. और ये कैसे आएगा ये बता रहा है इस तरीके से. तो देखो क्या है, डोमेस्टिक इनकम इज सम of factor income generated by all the producing unit located within domestic territory of a country in an accounting year. It is the sum of net domestic product by at FC by all producing unit in the domestic economy. 3 components are there. 3 components कौन कौन से हैं जब हम इस वे में कैलकुलेट करेंगे. पहला क्या है बताओ. पहला कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय. ये क्या होता है जी, रेफर्स टू ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स विच द एम्प्लॉय रिसीव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर इन रिटर्न फॉर देयर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज. इट कंसिस्ट ऑफ, चाहे वेजेस की फॉर्म में मिले, सैलरी की फॉर्म में मिले, चाहे काइंड की फॉर्म में मिले. कभी कभी किसी को घर मिल जाता है, लंच फ्री में मिल जाता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसे मिलते हैं. तो ये भी उसकी इनकम है, ये इकोनॉमी की इनकम है. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है. अब हर कोई जॉब तो नहीं करता ना, बोलो यस और नो. अब हर कोई जॉब तो नहीं करता, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, है ना. तो उनकी इनकम कहां से जनरेट होती है. सेकंड पॉइंट क्या कहता है बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस. क्या बोलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस. देखो क्या कह रहा है ये चार्ट, देखो. ऑपरेटिंग सरप्लस इज द इनकम अर्न्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. या तो आपकी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है या एंटरप्रेन्योरशिप से, आप बिजनेसमैन हो तो प्रॉपर्टी से कैसी इनकम आती है. चार्ट देखेंगे, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है कैपिटल से, रॉयल्टी आती है अगर आपका कोई पेटेंट या कॉपीराइट. क्लियर. और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप हो, यू हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन बिजनेस, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट किस फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में, कॉर्पोरेट सेविंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इन सब चीजों की फॉर्म में. क्लियर. कुछ मिक्स इनकम होती हैं, वो क्या होती हैं देखो. मिक्स इनकम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कुछ हैं, जैसे प्रोफेशनल्स लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, ट्यूटर्स हैं. इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर्स, डॉक्टर, बैंकर एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक स्मॉल शॉपकीपर हैं, रिपेयर शॉप की दुकान है, नोन एज मिक्स इनकम. दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, दे यूज देयर ओन रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, फंड एटसेट्रा. एज अ रिजल्ट इट बिकम डिफिकल्ट टू क्लासीफाई देयर इनकम अमंग COEOS. हेंस डोमेस्टिक इनकम NDP-FC क्या हो गई, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, NDP-FC. तीनों को हमने किस किस को जोड़ा, याद है मैंने एक आपको चार्ट बताया था, 3 मेथड कराए थे ना मैंने आपको, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर. तो इनकम के वे में जो मैंने आपको बेसिक बताया था, ये वही डिस्कशन. क्लियर. यस. हेडिंग है हमारे पास नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ इसका बताओ, NNP एट FC, NNP एट FC. और इसको हम निकालेंगे कितने मेथड से, हमारे पास 3 मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं. पहला कह रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, प्रोडक्ट मेथड. दूसरा फ्लो ऑफ इनकम मेथड. फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड.
ठीक है ना। फ्लो ऑफ इनकम, पहले वाले को हम और क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर है इतना। देखो क्या कहता है ये, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, NFIA, नफीफा। ये क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ द कंट्री। यानी हमारी कंट्री के बीच और जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया उसके बीच के डिफरेंस में हम ऐड कर नफीफा की फॉर्म में। क्लियर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हो सकता है नेगेटिव इनकम आ गई हो या पॉजिटिव इनकम आ गई हो, प्रॉफिट तो लॉस में भी हो सकता है ना। ठीक है। इफ रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट इट वुड बी पॉजिटिव, अगर हमें बाहर से रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है तो पॉजिटिव, तो नफीफा पॉजिटिव, और इसका उल्टा है तो नफीफा नेगेटिव। क्लियर। देखो चार्ट क्या कहता है, ये चार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, नफीफा कहता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कैसे, नफीफा नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट इनकम ऑफ प्रॉपर्टी एंटरप्राइज नेट रिटेन अर्निंग रेजिडेंट। वही जो तीन चीजें हमने पढ़ी थी ना, या तो आप काम करोगे या प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करोगे या आपने कहीं पैसा लगा रखा है और आपकी वो रिटेन अर्निंग का पार्ट बनेगा। क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम एंड डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट, मतलब नफीफा और नेट एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन अ कंट्री। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। दोनों के बीच में डिफरेंस किस चीज का, जो नॉर्मल रेजिडेंट ने इंडिया से कमाया और जो हमारे रेजिडेंट ने बाहर से कमाया। क्लियर। नेट एक्सपोर्ट तो हमें पता ही है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज, बताओ, आउटसाइड इंडिया इज एक्सपोर्ट, और इसका उल्टा टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या बन जाएगा, इंपोर्ट। दूसरा बेसिस क्या बोलता है, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नफीफा को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, जब हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। और जब डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो किसे लेंगे, एक्सपोर्ट को, नेट एक्सपोर्ट को। नेट का मतलब समझते हो ना आप, नेट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या मतलब है नेट का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इट्स कंपोनेंट आर, अभी हमने पीछे पढ़ा, पीछे हमने क्या पढ़ा, कंपनसेशन एम्प्लॉय का, प्रॉपर्टी से, एंटरप्राइज से पैसा कमाना और रिटेन अर्निंग से। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्लियर। इसको हम डिफरेंस से ही देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। एक फैक्टर इनकम है और एक हमारे पास ट्रांसफर इनकम है। करें इसको, देखो क्या है, फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है। फैक्टर इनकम पेमेंट, किस चीज की पेमेंट भाई, इट इज द इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम वो है, मैं टीच कर रहा हूं, यू विल पे टू मी, राइट। और आप कहीं स्पोर्ट्स खेलोगे और अगर आप वहां से जीतते हो तो यू विल बी पेड, तो दिस इज फैक्टर इनकम। यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड यू विल बी पेड, दैट इज फैक्टर इनकम। क्लियर। ट्रांसफर इनकम क्या है, इट इज इनकम रिसीव विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिटर्न। कभी कभी ऐसा होता है, हमें गिफ्ट मिल गया या क्या मिल गया बताओ, प्राइज मिल गया, जहां पे हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। जैसे टीचर्स को क्या मिल गई, छुट्टियों का बोनस मिल गया, समझ गए हो, तो काम के बदले पैसे नहीं मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। क्लियर। काम के बदले पैसे मिले तो उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। कंसेप्ट किस चीज पे बेस है, ये अर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बेस है फैक्टर इनकम, और रिसिप्ट कॉन्सेप्ट पे बेस है कौन सा, ट्रांसफर इनकम। कैसे एग्जांपल हो सकते हैं, फैक्टर इनकम क्या है, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसमें क्या क्या हो सकता है, दीज आर फॉर्म ऑफ हाउस होल्ड
कॉरपोरेट, गवर्नमेंट सेक्टर, वाइस वर्सा, गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, मैंने बताया ना आपको, ये सब चीजें क्या हैं, ट्रांसफर इनकम। क्लियर? अच्छा, किसको लेंगे नेशनल इनकम में, किसको नहीं लेंगे, जो हमारे लिए मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, देखें इसको। फोर्थ, अब देखो फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लेंगे या नहीं लेंगे, क्या कह रहा है, दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज देर इज करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अरे इससे तो हमारी इनकम जनरेट हुई है, इससे तो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है, तो इसको नेशनल इनकम में हम बोलो लेंगे। क्लियर? और इसको क्या करेंगे, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज देर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो। इनसे तो कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, आपने मुझे फ्री गिफ्ट दिया तो वो तो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग हुआ ना, ठीक है, तो उससे कोई कंट्रीब्यूशन कहां हुआ, कोई इनपुट कहां हुआ। क्लियर? बोलो। तो बेसिकली हमने इसमें क्या सीखा, हम इसमें बेसिकली क्या सीख रहे हैं, किसको हम नेशनल इनकम की काउंटिंग में लेंगे और किसको नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी इनकम सारी होती है वो सब हम ले लेंगे, फैक्टर इनकम को लेंगे और किसको नहीं लेंगे बताओ, ट्रांसफर इनकम को नहीं लेंगे। एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, करें प्रैक्टिस। चलो बताना आप, रेंट रिसीव बाय ओनर ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, बताइए जल्दी। फैक्टर इनकम, मेहनत की है इसने। डियरनेस अलाउंसेस एडेड टू बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, बताओ बताऊं ये क्या होता है डियरनेस अलाउंसेस। हाँ, डियरनेस अलाउंसेस होता है महंगाई के लिए, आप कहीं जॉब कर रहे हो वहां पे आपको सैलरी के अलावा महंगाई के लिए अलग से पैसे मिल रहे हैं, उसे डीए बोलती हैं, डियरनेस अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिला है, तो ये भी तो काम के लिए बदले मिल रहा है ना। ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प टू विक्टिम ऑफ उत्तराखंड ट्रेजेडी, ये एक बार आई थी उत्तराखंड में, तब पैसे दिए गए थे, बहुत सारी कंपनियों दिए थे, बताओ काम के बदले मिले ये नहीं, ट्रांसफरिंग का। सैलरी रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेहनत कर रहा है वो स्टेट बैंक में, फैक्टर इनकम। ओल्ड एज पेंशन, पेंशन कब मिलती है, काम से पहले काम के बाद, काम के बाद, तो काम तो नहीं कर रहे ना, तो कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम। टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, टैक्सेस, हाँ फैक्टर नहीं, टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, यहां पे एक वर्ड आया था ना जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को जो पैसे जाते हैं वो हम किस में जाते हैं, उसे हम ट्रांसफर इनकम मानते हैं। गवर्नमेंट ने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट आज की क्लास में डिस्कस हो गया, और आज पूरी क्लास में ये हमने देखा। तो इस क्लास में हम यहीं पे रोक देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे एग्रीगेट से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम एग्रीगेट अगली क्लास में शुरू करेंगे। राइट, तो इतना आप पढ़ो, रिवाइज करो, कोई डाउट्स आता है व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जेन्युइन क्वेरी शुड बी वेलकम। राइट, थैंक यू सो मच।